नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर देखेंगे। आधुनिक भारत का यह लेक्चर है दोस्तों, और सातवां पार्ट है दोस्तों। इसमें हम लोग बाकी की बची हुई चीज़ों को दूसरे चैप्टर का यह तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें आधुनिक भारत के काफ़ी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने वेवल प्लान तक हम लोगों ने देख लिया था। आज की डेट में हम लोग शिमला समझौते से आगे की घटनाएं जो भी घटित हुई हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य ये आयोजित किया जाता है। और लॉर्ड वेवल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाते हैं, ठीक है, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य दलों के 22 सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये सम्मेलन जो होता है वेवल प्लान के आधार पर बुलाया जाता है। वेवल जो है लॉर्ड वेवल, ये इस सम्मेलन को बुलाते हैं, और इस लॉर्ड वेवल के प्लान के अंतर्गत 14 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें 5-5 सदस्य लीग और कांग्रेस से आने के लिए जाने थे, ठीक है। लेकिन 4 सदस्यों का चयन वेवल को ही करना था। तो ये कुछ बातें थी। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेताओं की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था? तो जैसे इसमें कांग्रेस की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे, और अकाली दल की तरफ से मास्टर तारा सिंह थे, और अन्य जो थे खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इस्माइल खां थे, ठीक है। तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है किसने किया था? वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 25 जून से 14 जुलाई के मध्य तक चलने वाले जो ये सम्मेलन चला था, इसके उपरांत सम्मेलन किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। अंततः परिस्थितियों में बाध्य होकर वेवल ने यह सम्मेलन को असफल घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो घटना घटित होती है वो नौसैनिक विद्रोह होता है 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 के मध्य। देखिए, शाही नौसेना का विद्रोह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी के जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने जो नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन एवं तथा BC दत्त की गिरफ्तारी के विरोध में इस नौसैनिक विद्रोह को अंजाम देते हैं, ठीक है। नौसैनिक जो केंद्रीय हड़ताल समिति के प्रमुख जो रहते हैं MS खान रहते हैं, ठीक है। और MS खान जो HMIS जो रहता है, ठीक है, तलवार जहाज से यूनियन बैंक के झंडों को हटाकर वहां कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए जाते हैं। हड़तालियों की यह मांग थी कि नाविक जो थे BC दत्त को रिहा किया जाए, और जिसकी गिरफ्तारी जहाज़ों की दीवारों पर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के लिखने के कारण हुई होती है। तो ये नौसैनिक विद्रोह की कुछ चीज़ें थी। अब अगली घटना जो आती है वो अगली घटना घटित होती है कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शिमला समझौता असफल हो जाने के बाद भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से 22 जनवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश PM रहते हैं क्लीमेंट एटली ने एक मिशन भेजने का निर्णय लेते हैं, और 19 फरवरी 1946 को पैथिक लॉरेंस ने एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मंत्रिमंडल शिष्टमंडल भेजने की घोषणा करते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो होता है भारत पहुंचता है। इस मिशन के अध्यक्ष जो रहते हैं भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, तथा अन्य सदस्य नौसैनिक प्रमुख AV अलेक्जेंडर रहते हैं, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति और रहते हैं, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। तो 3 सदस्य थे। सचिव आपके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और अन्य 2 सदस्य थे AV अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। अब देखिए, इसकी जो कैबिनेट मिशन आता है तो इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं, प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं कि जैसे इससे क्या होता है कि इसमें भारत विभाजन के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया जाता है, कि मतलब भारत विभाजन नहीं किया जाएगा। देश को 3 भागों में बांटा जाएगा, ABC, अर्थात एक महास्तरीय प्रशासनिक ढांचा बनाया जाता है जिसमें पाकिस्तान का विकल्प खोजा गया था, ठीक है। इसमें कमजोर केंद्र का प्रावधान किया गया था, जो कि केवल विदेश प्रतिरक्षा और संचार को नियंत्रित करता था, ठीक है। वित्त विभाग की व्यवस्था केंद्र के द्वारा किए जानी थी। तो ये कुछ प्रावधान थे। अगला प्रावधान क्या था कि जैसे संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएंगी। संघीय विषय किसके पास रहेंगे? वो सरकार के पास रहेंगे। बाकी चीज़ें जो रहेंगी वो प्रांतों के पास में रहेंगी। देशी रियासतों के पास हस्तांतरित विषयों को छोड़कर सभी विषय
रखे गए थे। प्रांतीय विधान परिषदों से अनुपातिक निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाता है, जिसके लिए क्या किया जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रावधान किया जाता है इससे, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। और वायसराय क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 को निमंत्रण भेजा जाता है, जिसे नेहरू जी क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है, जिससे देश में व्यापक रूप से दंगे होते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें हैं इसी की घटना के आगे। एक घटना घटित होती है कि जैसे जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के फलस्वरूप अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जो कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस चीज़ को स्वीकार किया जाता है, मिशन को। अब देखिए, अंतरिम सरकार का गठन जो होता है 2 सितंबर 1946 को क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है, और 13 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। आरंभ में कांग्रेस के निम्नलिखित सदस्य शामिल हुए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या विदेश और राष्ट्रमंडल, ये इतने डिपार्टमेंट्स इनके पास में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, गृह था, सूचना था, प्रसारण मंत्रालय था। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय रहता है। सी राजगोपालाचारी के पास में शिक्षा मंत्रालय रहता है। जॉन मथाई के पास में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय रहता है। सरदार बलदेव सिंह के पास में रक्षा मंत्रालय रहता है, और सी एच भाभा के पास में बंदरगाह, खनन एवं विद्युत मंत्रालय रहता है। जगजीवन राम के पास में श्रम मंत्रालय रहता है। ठीक है, और ये 3 व्यक्ति होते हैं, इनको बाद में शामिल किया जाता है। जैसे सैयद अली जहीर, मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के लिए इन्हें हटाया गया था। ठीक है, मतलब इन 3 व्यक्तियों को हटाकर बाद में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तीनों में यही होता है, सर शफात अहमद खां और शरद चंद्र बोस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्या आता है कि जैसे लॉर्ड बेवल के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में गठन में शामिल हो जाती है, जिसमें लियाकत अली को क्या मिलता है, वित्त विभाग मिलता है, और गजनफर अली को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता है, योगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्रालय, आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय, और अब्दुल रब नस्तर को डाक एवं विमानन मंत्रालय मिलता है। अब इसके बाद में देखिए अंतरिम सरकार का गठन हो गया होता है। फिर इसके बाद में इसके बाद जो घटना घटित होती है वो आपकी क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को होती है। देखिए 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सम्राट जो की सरकार जो है 30 जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में, मतलब जो भी गवर्नमेंट और सारी शक्तियां हैं जो भारतीयों के हाथ में दे देंगे। 30 जून 1948 तक क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं। कहाँ पर, ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे यहाँ लोकसभा होता है, वैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स सामान्य प्रतिनिधियों की सामान्य लोगों की सभा होती है। यदि मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार जारी रखेगी तो सोचना होगा कि अंग्रेजी प्रदेशों की केंद्रीय प्रभुता जो है निश्चित तिथि तक किसको सौंपी जाए। क्या समस्त किसी प्रकार की केंद्रीय सरकार को, अथवा प्रदेश में जो प्रांतीय सरकारें हैं, या कोई मार्ग जो कि उचित हो, भारतीय लोगों के हित में हो। तो ये सारी बातें की जाती हैं कि भाई आखिर किसको दी जाए ये चीज़ें, प्रांत को दी जाएँ या राज्यों को दी जाएँ या सेंटर को दी जाएँ या किसको दी जाएँ। इस प्रकार अंग्रेजों के भारत छोड़ने की एक अंतिम तिथि तय हो गई होती है और भारत के बंटवारे की बात भी मान ली गई होती है इस घोषणा, क्योंकि देखिए उस समय बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे होते हैं और बहुत भारी मात्रा में पलायन हो रहा होता है, लोग मारे जाते हैं। तो ये सारी घटनाओं के कारण विभाजन को स्वीकार किया जाता है। इस घोषणा के होते ही मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन के लिए एक प्रचंड आंदोलन आरंभ कर देते हैं और अब घृणा और आतंक के वातावरण में स्पष्ट हो गया होता है कि भारत की एकता बनाए रखना अब असंभव था। अब देखिए इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं। देखिए 2 राष्ट्र का सिद्धांत एवं पाकिस्तान की मांग। देखिए सर मोहम्मद इकबाल थे, तो सर मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता, और 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने घोषणा की थी कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण उत्तर पश्चिमी
भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण के रूप में मुझे प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। ऐसी बात मोहम्मद इकबाल ने कही थी। मुसलमानों का एक पृथक देश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, स्पष्ट विचार 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे एक रहमत अली, तो उन्होंने अपनी पुस्तक नाउ एंड नेवर में दिया था। और उन्होंने अपनी योजना अनुसार पंजाब, उत्तरी पश्चिम प्रांत, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान बनाने का विचार दिया था। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, और उसी अधिवेशन में 1940 के पूर्व जिन्ना की पाकिस्तान को लोग लेकर इतने आग्रही नहीं थे, और 1925 में एक युवक ने इन्होंने कहा था कि तुम भारतीय पहले हो, मुसलमान बाद में। ठीक है। लाहौर अधिवेशन में ही सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के मंच से पाकिस्तान संबंधी मांग की गई थी, और लाहौर अधिवेशन से ही सारी चीज़ें की जाती हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है। पाकिस्तान का प्रस्ताव सिकंदर हयात खान ने तैयार करते हैं, और पेश कौन करता है? पेश करते हैं फजलुल हक। ठीक है, तो ये व्यक्ति पेश करते हैं। कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोध में 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा बांटो और भागो का नारा दिया गया, और डॉक्टर लतीफ़ ने भारत को सांस्कृतिक इकाइयों में बांटने तथा पुनः संगठित करने की एक योजना बनाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता है लास्ट में माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर मार्च 1947 में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के नए वायसराय बनाए जाते हैं भारत के, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को यथासंभव संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। आरंभ में इन्होंने क्या किया कि प्लान एक देते हैं जिसको बाल्कन प्लान कहा जाता है, जिसमें स्वीकृति नहीं हुई। भाई बाल्कन प्लान भी स्वीकृत कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा और भारतीयों के द्वारा। कालांतर में एक उसी के बाद एक मेनन योजना भी बनती है, जिस पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग के नेताओं ने विचार विमर्श करके माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, ध्यान रखिएगा यह जो डेट है 18 जुलाई 1947 को एक विधेयक पारित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के मुख्य सुझावों को देख लेते हैं। कौन कौन से सुझाव थे? वर्तमान परिस्थितियों में विभाजन की समस्या सुलझ सकती है। दूसरा है क्या था? बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरे शेष प्रांतों के प्रतिनिधियों का। इन दोनों भागों के पृथक पृथक बैठकों में निश्चित करना था कि प्रांतों का बंटवारा हो या नहीं हो। सिंध की प्रांतीय सभा में भी ऐसा निर्णय करना था। और क्या था? उत्तर पश्चिमी सीमांत, जैसे आपका ये वाला पोर्शन था उत्तर पश्चिमी, जैसे ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था, सीमांत एरिया था। ठीक है, तो असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में जनमत संग्रह का भी प्रावधान किया गया था। और इस योजना में एक थे सिरिल रैटक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का भी प्रावधान किया गया। बंटवारे की स्थिति में पंजाब और बंगाल में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निश्चित की जा सकें। भाई जैसे भारत का विभाजन किया गया तो सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रैटक्लिफ एक आयोग बनाया गया था। इसके लिए रैटक्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या होती है? यह भी कहा गया है कि इसमें कि महामहिम की सरकार इसी वर्ष में एक विधेयक पारित करेगी ताकि 1 अथवा 2 प्राधिकारों को प्रादेशिक शासक स्वतंत्रता के आधार पर सत्ता सौंपी जा सके। भाई या तो एक हो सकता है तो 2 हो सकते हैं, तो दोनों को अपनी अपनी सत्ता सौंप दी जाएगी। देसी रियासतों से भी ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी। भारत और पाकिस्तान के पास राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार रहेगा। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये भारत और पाकिस्तान की ये खुद की उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये उनका स्वतंत्र निर्णय होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि माउंटबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। इस योजना के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डेट कौन सी डिसाइड हुई? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का सत्ता हस्तांतरण होगा। डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर कर दिया जाएगा। बाद में यह ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है,
इसके बाद भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई। 3 जून की योजना को सभी दलों ने स्वीकार किया। इस योजना के अविलंब सत्ता हस्तांतरण होना था, और जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में काल निश्चित नहीं था। इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए भी किसी आरक्षण की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था, अब उसकी चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिज्ञा के अनुसार एक कानून बनाया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और 18 जुलाई को यह पास किया जाता है। इस आधार पर माउंटबेटन योजना, इसके मुख्य प्रावधानों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रावधान थे। तो प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान यही था कि इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को 2 प्रादेशिक शासक इकाइयां भारत और पाकिस्तान स्थापित की जाएंगी। इंग्लैंड को भारत पर अपने से आधिपत्य त्याग देना होगा। तो ये सबसे मुख्य बात थी। दूसरी बात क्या थी कि भारत और पाकिस्तान प्रतिनिधियों को अपने संविधान बनाने की अनुमति थी, और नया संविधान लागू होने तक यही सभाएं ही विधानसभाओं के रूप में कार्य करेंगी। 1935 के अधिनियम के अनुसार कार्य चलेगा। तीसरा प्रावधान क्या था कि जैसे भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया था, जितनी भी रियासतें थी हमारे देश में, तो वह अपनी इच्छा से या तो वो भारत में शामिल हो या तो पाकिस्तान में शामिल हो, तो यह उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे भारत और राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया, और उसका कार्य जो है राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव को सौंपा गया। जब तक प्रांतों में एक नया चुनाव नहीं कराए जाते, उस समय तक प्रांतों में पुराने विधानमंडल ही कार्य करेंगे। छठवां पॉइंट क्या था, बंगाल और पंजाब के 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत जो होंगे भारत में सम्मिलित माने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ बातें थी। अब अगली चीज़ क्या है, अगला 7वां पॉइंट जो है, 7वां पॉइंट है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मतलब ये है कि बंगाल का जैसे ये पार्ट है जिसको आज की डेट में ये पूर्वी बंगाल था, तो इसको बांग्लादेश 1971 में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी पूर्वी बंगाल की बात हो। पूर्वी बंगाल पश्चिमी पंजाब, सिंधु और असम का सिलहट का जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के एरिया की बात कही जाती है। उन समस्त संधियों और अनुबंधों को रद्द कर दिया जाएगा जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय राजाओं के मध्य हुए। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ प्रावधान थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। ठीक है, तो अब यह चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब अगले लेक्चर में हम स्वतंत्रता के बाद के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो टेलीग्राम और पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप बीओ का मेंस के लिए भी चल रहा है, और आपका यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए अलग अलग चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, तो इस नंबर पर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।